हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज वी हैव अ कंडक्टर। तो कंडक्टर्स में क्या रहेंगे? बहुत सारे एटम्स रहेंगे। कंडक्टर्स में क्या रहेंगे? बहुत सारे एटम। तो सपोज करो यहाँ पर एक एटम है, तो एटम में क्या रहेगा? न्यूक्लियाई रहेगा, न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई के आसपास क्या रहेंगे? ऑर्बिट्स रहेंगे। और उस ऑर्बिट्स में इसको मैं जूम करके यहाँ पर मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम कर लिया और उसको यहाँ पर बना दिया। तो ये हमारा क्या है? एटम। इस एटम में क्या है? न्यूक्लियाई है। और न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट्स है। और उन ऑर्बिट्स में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल रहता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियाई से कम फोर्स से अट्रैक्शन होगा। जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस है हमारा, उसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में क्या रहता है? अट्रैक्शन का फोर्स। अब ये जो पास वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, इसका अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा है। और ये जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, इसका अट्रैक्शन का फोर्स बहुत कम है। अट्रैक्शन का फोर्स बहुत कम है, इसलिए क्या होगा? इसको थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिलेगी तो ये क्या होगा? एटम से बाहर आ जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारे एटम्स है कि यहाँ पर एटम, यहाँ ऐसे बहुत सारे एटम्स है। तो सभी एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाएंगे? उन सभी एटम से बाहर। और ये हमारा जो क्या है? कंडक्टर, उस कंडक्टर में क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो जो मेटल्स होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में क्या रहते हैं? बहुत सारे चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर, जो क्या करते हैं? चार्ज को कैरी करते हैं। तो कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। कैसे आया इलेक्ट्रॉन? तो एटम से वो बाहर आ गया। एटम से बाहर आया तो क्या करेगा? इस कंडक्टर में फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा। तो इस कंडक्टर में तो कहीं पर भी फ्री मूव कर सकता है, लेकिन वो कंडक्टर से बाहर जा सकता है क्या? कंडक्टर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि कंडक्टर से बाहर जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो एनर्जी उसके पास नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे? कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करते रहेंगे। और ये एक टाइप की क्या? गैस की तरह का वर्क करेगा। किस टाइप से? जैसे जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं? फ्रीली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से क्या? कोलाइड होते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करते रहेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और आयंस जो है, आयन से भी टकराते रहेंगे। अब अगर हम क्या करें? इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दें। हम क्या करें? ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? मूवमेंट करने लगते हैं, मोशन करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। ठीक है। अब तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, या यूँ कहे जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक तो फोर्स लगा, और एक केमिकल फोर्स भी लगता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस पर केमिकल फोर्सेज लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगते हैं। तो अभी हम यहाँ पर तो किसकी डिस्कशन करेंगे? मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करेंगे। और मेटेलिक कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या था? कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है? मोबाइल चार्ज कैरियर। कंडक्टर में क्या होता है? मोबाइल चार्ज कैरियर। वो मोबाइल चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूवमेंट, मोशन करते रहते हैं। तब उसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, जो कंडक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। जो कंडक्टर से, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है वो देख लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। ये हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर। इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में
रख दिया। हमने इसको कहाँ रखा, एक एक्सटर्नल, यहाँ पर बहुत सारी क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा, कंडक्टर। अब हमें पता है इस कंडक्टर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो क्या होगा, हमें पता है कि जब जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अभी इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में भी और चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कॉर्नर पर आके अलाइन हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस कॉर्नर पर आकर अलाइन हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जितनी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में इनसाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अपोजिट एंड इक्वल, जिसकी वजह से जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। क्या हुआ, हमारे पास क्या था, कंडक्टर, कंडक्टर को हमने क्या रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इन कंडक्टर्स पर इसके अंदर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे उन पर फोर्स अप्लाई किया। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अलाइन हो गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अलाइन हो गए। तो उसने क्या क्रिएट कर ली, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल और अपोजिट है, जिसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल और अपोजिट है, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या पढ़ा, कि जो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी ज़ीरो, कितनी रहेगी, ज़ीरो। अब उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज करो ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। सपोज करो एक चार्ज्ड कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, एक चार्ज्ड कंडक्टर है, चार्ज किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उसके सरफेस की कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। वो उसके सरफेस की हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर रहेगी, सपोज करो, चलो हमने मान लिया नहीं परपेंडिकुलर नहीं है, इस डायरेक्शन में है, हमने सपोज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका इस सरफेस की डायरेक्शन में क्या रहेगा, कोई कंपोनेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस की डायरेक्शन में क्या रहेगा, कंपोनेंट रहेगा। सरफेस की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट रहा तो क्या होगा, इन जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव चार्जेस पे क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। फोर्स अप्लाई करेगी तो ये जो चार्जेस है ये क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। लेकिन ये जो कंडक्टर से कंडक्टर पर अगर जो चार्ज है वो किस कंडीशन में रहेगा, स्टैटिक। हम अगर स्टैटिक कंडीशन की बात करें तो स्टैटिक कंडीशन में जो चार्ज है वो जहाँ है वहीं पर रहेगा, वो मोशन करेगा क्या, नहीं करेगा। अब चार्ज मोशन नहीं कर रहा है, चार्ज मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है। चार्ज मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो सरफेस की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। क्यों रहेगी, क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर उसका इस सरफेस की डायरेक्शन में क्या रहेगा, कोई कंपोनेंट रहेगा। सरफेस की डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट रहा तो सरफेस की डायरेक्शन में अगर कोई कंपोनेंट रहा तो क्या होगा, वो चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करेगी। चार्जेस पे फोर्स अप्लाई करा तो चार्ज क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। लेकिन स्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो चार्ज है वो तो क्या रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। चार्ज मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आई,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज विल बी ज़ीरो। कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना रहेगा? ज़ीरो रहेगा। तो सपोज करो ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर है। क्या है हमारे पास? कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज ज़ीरो रहेगा। पहले हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगी। अब क्या बोल रहे हैं हम कि कंडक्टर के अंदर चार्ज भी ज़ीरो रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या सपोज कर लिया, यहाँ इसके अंदर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया, उसका एरिया, सरफेस एरिया कितना है? S, और इसका वॉल्यूम कितना है? V। हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया जिसका सरफेस एरिया कितना है? S, और वॉल्यूम कितना है? V। तो हमें पता है कि इसके से जो फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स कितना होता है? E डॉट ADS या EDS, चलो DS मान लेते हैं। तो एरिया कितना है? DS। तो फ्लक्स कितना होता है? ADS। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी है? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है मतलब फ्लक्स ज़ीरो है। हमें गॉस के लॉ से ये भी पता है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू कितना होता है? E अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं, अभी तो हमने क्या कहा, जो फाई है उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी? ज़ीरो। तो इस फाई की स्पेस में मैं लिख देता हूँ ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इधर आके क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल टू Q, मतलब जो Q की वैल्यू है वो भी कितनी आ गई? ज़ीरो आ गई। देखो हमने क्या कहा, क्या था हमारे पास? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमने क्या लिया? एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया DS, और उसका वॉल्यूम एलिमेंट कितना हमने कंसिडर किया? V। अब इस वॉल्यूम एलिमेंट ये क्या बन गया? गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस है उसका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? EDS। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर कितनी है? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन गॉस के थ्योरम से हमें क्या पता है? फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फाई की वैल्यू तो ज़ीरो है। फाई की वैल्यू ज़ीरो तो Q की वैल्यू भी क्या हो गई? ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आया कि जो चार्ज है इनसाइड द कंडक्टर विल ज़ीरो, कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है? ज़ीरो होता है। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो ज़ीरो। कि अगर हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? ज़ीरो रहेगा। अब ये कैसे देखते हैं? देखो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास वैसे क्या है? एक कंडक्टर। क्या है हमारे पास? कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है, फिर हमने क्या कहा कि अगर इस पर क्या है? कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब इस सरफेस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है। इस सरफेस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इस पर कोई फोर्स लगेगा क्या? इन चार्जेस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। तो वर्क डन कितना रहेगा? ज़ीरो। वर्क डन कितना रहेगा? ज़ीरो। हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले ही बता दिया यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब सरफेस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सरफेस की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सरफेस की डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब इस सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना रहेगा? ज़ीरो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती तो उस पर क्या अप्लाई करती है? फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करती है? फोर्स। फिर उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन कितना है? ज़ीरो। और अगर वर्क डन ज़ीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो डेल V की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। तो डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? ज़ीरो रहेगा। क्यों ज़ीरो रहा? क्योंकि सरफेस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है तो हमें चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब वर्क डन ज़ीरो है, और अगर वर्क डन ज़ीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? ज़ीरो है। तो ये हमने
4 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब उसके बाद 5वां पॉइंट देखते हैं। क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ी कभी कभी कैमरा हिल जाता है तो क्लियर नहीं दिखता, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर कोई कंडक्टर है, ये मैंने क्या ले लिया, एक कंडक्टर, इस कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर सपोज करो ए एरिया की पर चार्ज कितना है, क्यू, ए सरफेस एरिया पर चार्ज कितना है, क्यू, तो 1 सरफेस एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, ए यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है 1, तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए। तो ये जो 1 है ये क्या था, ए सरफेस एरिया पर चार्ज। तो एक सरफेस एरिया लिया हमने जिसका एरिया कितना था, एक सरफेस लिया जिसका एरिया कितना था ए, तो ए एरिया का अगर कोई सरफेस है उस पर चार्ज अगर कितना है, क्यू, तो अगर एक 1 एरिया है, एक सरफेस है जिसका एरिया कितना है 1 मतलब यूनिट, तो यूनिट सरफेस एरिया पर चार्ज कितना रहेगा, क्यू अपॉन ए, और इसी को हमने क्या कहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, तो यूनिट एरिया पर चार्ज कितना रहेगा, क्यू अपॉन ए, इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कंडक्टर, तो कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटसाइड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, हमें पता है एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। कौन से डायरेक्शन में है, इसके सरफेस के आउटसाइड परपेंडिकुलर। अब इसको हम प्रूव करेंगे, तो प्रूव करेंगे तो देखो हमें पता है, क्या पता है, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, एक छोटा सा सरफेस, एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया मैंने, क्या लिया यहाँ पर, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया, बहुत छोटा है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम जूम करके बना लेते हैं, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको जूम करके यहाँ बनाया। ये क्या है, हमारा सरफेस। तो देखो ये जो सरफेस, जो वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर लिया v, और इसका ये जो सरफेस है, ये सरफेस कितना कंसिडर कर लिया मैंने, डेल एस, सरफेस कितना कंसिडर किया, डेल एस, और इसकी जो हाइट है, हाइट नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, हमने तो अभी जूम करके बड़ा बना लिया है, लेकिन इसकी हाइट कैसी, बहुत ही छोटी है, और इसका जो सरफेस एरिया है बहुत छोटा है, कितना है, डेल एस। तो अब सरफेस एरिया है डेल एस और वॉल्यूम कितना है v। अब इसके आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, लेकिन इस सरफेस के इनसाइड, तो इनसाइड मतलब कंडक्टर में चले गए, कंडक्टर में चले गए, और कंडक्टर में यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज E। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर मैं क्या निकालूँ, यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो होता है E डॉट डेल एस, और एक फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हैं, ये पहला फॉर्मूला है और ये कहाँ से है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अब मैंने बताया था कि जो फाई है, जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कितना है, डेल एस, डेल एस। तो ये डेल एस इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा, डेल एस, सिग्मा डेल एस इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू की स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेल एस लिख सकते हैं, तो इसलिए इस क्यू की स्पेस पे मैं क्या लिख दूंगा, इस क्यू की स्पेस पे मैं लिख दूंगा सिग्मा डेल एस। क्यू की स्पेस में मैंने क्या लिखा, सिग्मा डेल एस। ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डेल एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इस डेल एस से ये डेल एस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अगर ये किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या लिख दिया, ई एन कैप। तो ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो हमने क्या बताना था, हमें ये बताना था कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया और एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया जिसका वॉल्यूम कितना है v। ये क्या बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया। गॉसियन सरफेस बन गया मतलब गॉस लॉ को ये फॉलो करेगा। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, आउटसाइड इस सरफेस के, तो क्या है, आउटसाइड द सरफेस। और यहाँ पर जो ये सरफेस जो है, ये वाला पोर्शन तो कहाँ है, कंडक्टर के अंदर। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। तो हमें पता है कि जो फाई है, फाई क्या होता है, ए डी एस। तो ये जो सर एरिया है, ये सरफेस का एरिया कितना है, डेल एस। तो हमने लिख दिया डेल एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। लेकिन हमें पता है फाई किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो चार्ज है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। तो क्यू की स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेल एस लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने क्यू की स्पेस पे क्या लिख दिया, सिग्मा डेल एस। ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर दिया। डेल एस से डेल एस कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद जो लास्ट वाला है हमारा, लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते। देखो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, हमने टोटल 5 पॉइंट्स पढ़ लिए है। लास्ट पॉइंट है अब हमारा, तो लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है ये, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर बीच में क्या है, एक छेद है, ठीक है। एक कैविटी है, एक गड्ढा है, ठीक है। कैविटी होती है ना दांतों में, दांतों में कैविटी होती है, मतलब क्या होता है, दांतों में छेद हो जाता है। तो ऐसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की यहाँ बीच में क्या है, कैविटी है। अब सपोज करो इस कंडक्टर पर कोई सा भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इस कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी रहेगी, 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब अगर इस कंडक्टर को हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। अब अगर इस कंडक्टर को हम कहाँ रखें, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी का यूज़ किस लिए होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंसिटिव कोई डिवाइस है, उस डिवाइस को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर कोई डैमेज हो सकता है, तो उस डैमेज से बचाने के लिए इस कैविटी में हम उस डिवाइस को रख देंगे। उस डिवाइस को इस कैविटी में रखेंगे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, तो वो डैमेज होने से बच जाएगी। तो यही क्या है हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि हमने क्या किया कि इस डिवाइस की चारों ओर एक ऐसी शील्ड बना दी है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो देखो क्या था, हमने 6 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। दूसरा पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0, कि अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज कितना रहेगा, 0। चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, उसके सरफेस पर। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0, कि कंडक्टर के अंदर कोई भी अगर 2 पॉइंट्स हम लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, 0। मतलब सभी जगह पर पोटेंशियल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, उन पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर
सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिक्स्थ क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कि अगर हमारे पास कोई क्या है कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, तो कैविटी के अंदर अगर कोई डिवाइस रखी है तो ये कैविटी या ये जो कंडक्टर है वो किस टाइप से वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह वर्क करेगा, जो क्या करेगा, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव डिवाइस रखी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डैमेज हो सकती है, उसको डैमेज से बचाएगा। कैसे बचाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, अगर यहाँ बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो उसका इस अंदर वाली डिवाइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ख़राब नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।